नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। भारत 24 पर द रुबिका लियाकत शो का स्पेशल गुवाहाटी एडिशन इस वक्त आप देख रहे हैं। जी हाँ, मैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसे गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ आज हमने राजस्थानी सम्मेलन किया है। असम में मौजूद उन तमाम राजस्थान के रहने वाले बाशिंदों को, जिनकी कर्म भूमि और अब कईयों की तो ये जन्मभूमि जो राजस्थान की जड़ों से ताल्लुक़ रखते हैं बन चुकी है, उनके सम्मान में आज ये कार्यक्रम रखा गया था। और इसीलिए आज यहाँ पर हिमंत बिस्वा शर्मा से बहुत सारे मसलों पर बात होने वाली है। वो अंश आपको हम आगे दिखाएंगे, लेकिन आज शुरुआत में उस खबर पर बात करना ज़रूरी है जिसने बहुतों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम 1975 के दशक में पहुंच गए हैं। कल हिंदी दिवस था, मैं पुणे में थी, वहाँ हिंदी पर अपने हृदय की बात कर रही थी और तब मुझे खबर मिली कि एक लिस्ट निकाली गई है और ये लिस्ट निकाली है इंडी अलायंस या INDIA ब्लॉक ने। और वो लिस्ट ये थी कि ये वो तमाम पत्रकार हैं जिनके कार्यक्रमों का हम बहिष्कार करेंगे। उन 14 लोगों में एक नाम आपकी एंकर, आपकी पत्रकार रुबिका लियाकत का भी था। मैं 15 सालों से पत्रकारिता कर रही हूँ और बहुत फख्र के साथ कहती हूँ कि मैं भारत का चौथा स्तंभ हूँ। मुझे किसी का खौफ नहीं है और इसीलिए बेलौस होकर, बेखौफ होकर मैं ये कहती हूँ कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, क्योंकि भारत ही मेरा पक्ष है। और जो भारत का साथ देगा, जो भारत के आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और जो भारत की संस्कृति, उसकी परंपरा को सर आंखों पर रखेगा, मैं उसका साथ दूंगी। और जो भारत के मुखालिफत करता हुआ नजर आएगा, मैं उससे सवाल करूंगी। और इसमें यह नहीं देखूंगी कि ये सत्ता पक्ष है कि ये विपक्ष है। ये मैंने ना कल किया था, ना आज करूंगी, ना आने वाले कल आप ऐसा होते हुए मेरी तरफ से देखेंगे। सवाल पूछना मेरा कर्तव्य भी है और मेरे लिए ऑक्सीजन भी। मैं इंडिया गठबंधन से पूछना चाहती हूँ कि आपको किसने हक दिया मुझसे मेरी ऑक्सीजन छीनने का? आप मेरा बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोकतंत्र में सवालों का बहिष्कार कर रहे हैं और इसे बहिष्कार नहीं, इसे डर कहते हैं, सवालों का डर कहते हैं। मैंने आपको हर बार आमंत्रित किया है और इस बार भी ताल ठोक के दहाड़ देते हुए आपको आमंत्रित करूंगी। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपके नेताओं की तरफ से सनातन पर सवाल उठाए जाते हैं, सनातन को छिन्न भिन्न करने के बयान दिए जाते हैं, तो मैं उस पर सवाल पूछूंगी। अगर आपकी तरफ से चुनाव आयोग पर, लोकतंत्र पर, देश की सेना पर सवाल उठाए जाएंगे, तो मैं आपसे पलटकर सवाल पूछूंगी। आप बीजेपी से सवाल पूछिए, आप उनके नेताओं से सवाल पूछिए, लेकिन आप तो शूट द मैसेंजर कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, ऐसा पिछली बार कब हुआ था? हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कब हुआ था कि पत्रकारों के सवाल पर बैन लगा दिया जाए, उनका बहिष्कार कर दिया जाए? आप मुझ पर दबाव बनाना चाहते हैं और मैं आपको आंखों में आंखें डालकर बता देना चाहती हूं, मैं आपके दबाव के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। मैं हर उस शख्स से सवाल पूछूंगी जो लगातार भारत का पक्ष रखने की बजाय उस पर सवाल उठा रहा है। आखिरी बार तमाम पत्रकारों पर इस तरीके का बैन हुआ था इंदिरा गांधी के समय 1975 में। इमरजेंसी का वो दौर था। मैं आपसे पूछती हूं, क्या ये इमरजेंसी 2.5 है? और अगर है तो हम इससे लड़ना और निपटना जानते हैं। मैं आज की बेटी हूं, देश की बेटी हूं और मुझे सवाल करने से, पत्रकारिता धर्म निभाने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं।
48 साल पहले के दौर में ले जाना चाहती हूँ। आज जो विपक्षी गठबंधन ने किया, ठीक वैसा ही काम आपातकाल के ऐलान के साथ तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 1975 में किया था। पत्रकारों को बैन किया, जो फिर भी नहीं डरे उन्हें जेल में डाल दिया। इस बार भी इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो सत्ता में नहीं विपक्ष में है और इसलिए मामला बैन पर अटका है। ये हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि इस प्रकार पत्रकारों के नाम के साथ कि हम उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं, एक सर्कुलर जारी किया जाए। ये पत्रकारिता का विरोध है और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे में कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कुछ ऐसे दल आज भी हिंदुस्तान में हैं जो पहले भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे और आज भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं। जब इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ तब बार बार कहा गया कि संविधान खतरे में है, इसलिए 28 सियासी दल एक साथ आए। लेकिन विरोधाभास की पराकाष्ठा देखिए। लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट हुए 28 अलग अलग सोच वाले सियासी दलों ने सबसे पहले लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुनियाद पत्रकारिता पर हमला बोला और उन एंकर्स को बैन के जरिए डराने की कोशिश की जो ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं जो इन्हें चुभते हैं। लेकिन 48 साल पहले आपातकाल के दौरान की गई गलतियों से ना तो कांग्रेस ने कुछ सीखा और ना उस वक्त आपातकाल का विरोध करने वाली और आज कांग्रेस के साथ खड़ी पार्टियों ने कुछ सीखा है। 48 साल पुरानी गलती को दोहराकर अगर इंडिया ब्लॉक को लगता है कि वो हमें चुप करवा लेगी तो ये बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि आपकी इस कोरी धमकी वाले लहजे से न 48 साल पहले भारतीय मीडिया डरी थी और न अब डरने वाली है। इंडिया ब्लॉक के मीडिया पर सबसे खतरनाक हमले का मीडिया जगत ने पुरजोर विरोध किया। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने 14 एंकर के बैन करने वाले फैसले को लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ बताया और कहा कि ये एक बेहद खतरनाक परंपरा की शुरुआत है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने विपक्षी गठबंधन के फैसले के खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसके तीसरे पैराग्राफ में विपक्षी गठबंधन के दोहरे रवैये पर निशाना साधा गया। एनबीडीए ने अपने पत्र में लिखा, विपक्षी गठबंधन खुद को समानता और प्रेस की आजादी का मुखर समर्थक होने का दावा करता है, लेकिन ये फैसला लोकतंत्र के सबसे जरूरी मूल्यों के खिलाफ है। ये विचार और सोच की आजादी पर सबसे कड़ा हमला है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के साथ ही केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी ने भी विपक्षी दल के इस फैसले को गलत बताया। बीजेपी ने अपने बयान में इंडिया ब्लॉक के इस फैसले को आपातकाल की मानसिकता से ग्रसित फैसला करार दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी विपक्षी गठबंधन के फैसले का विरोध करते हुए ट्वीट किया, सच का सामना नहीं कर पाए तो ये निर्णय कर लिया। वैसे इन घमंडिया वालों के बॉयकॉट करने से होगा क्या? फर्क उनसे पड़ता है जिनका कोई स्थायी पक्ष हो। ये तो सत्ता के लिए खिसियाए बैठे दल हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन की तरफ से भी विपक्षी गठबंधन के फैसले का विरोध किया गया। एनबीएफ ने अपने बयान में इस फैसले को भारतीय मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश और आपातकाल वाली मानसिकता भरा फैसला बताया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने भी विपक्षी गठबंधन के फैसले पर कड़ा हमला बोला। ये इमरजेंसी के समय मीडिया हाउसेस को कुचला और अब जब विपक्ष में है तो ये मीडिया पर्सन को कुचलने का काम कर रहे हैं। बहिष्कार एक तरीका है उनको दबाने का, उनकी आवाज को दबाने का। शायद कांग्रेस चाहती है कि जैसे ये एक परिवार के आगे सब जाके नतमस्तक होते हैं, इनको लगता है कि देश का मीडिया भी उस परिवार और उनके गठबंधन के आगे नतमस्तक हो। लेकिन मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, इमरजेंसी के समय भी आपने मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब भी समय है। सियासत में वार पलटवार तकरार एक तरफ, लेकिन जो गठबंधन चिल्ला चिल्लाकर संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देता हो, उसी ने लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बोला। संविधान की आजादी को तोड़ने मड़ोड़ने की कोशिश की। यह फैसला भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वो काला अध्याय साबित होगा जिसे मुखर आवाजों को दबाने की सबसे क्रूर कोशिश के रूप में देखा जाएगा। नू हिंसा कोई भूल पाया है? नू हिंसा किसने भड़काई थी? किसकी प्लानिंग और किसके भड़कावे की वजह से या भड़काने की वजह से नू में आग लगी, हिंसा फैली? पुलिस और एसआईटी लगातार ये जांच करने में लगी हुई है और इसीलिए अब कांग्रेस के विधायक मामन खान से इस पूरे मसले पर
पूछताछ चल रही है। मामन खान को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कड़े सवाल पूछ रही है। मामन खान कांग्रेस का वो विधायक है जो विधानसभा के अंदर मौजूद रहकर वहां खड़े होकर भड़काऊ बयान दे रहा था। प्याज फोड़ने वाला वो बयान क्या आपको याद नहीं है? मामन खान हो कि मोनू मानेसर, नूह के अमन शांति को आग लगाने वाले हर किरदार से बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पर पूछताछ हो रही है और न्याय दिलाने के लिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी जान इस हिंसा में गंवाई है, एसआईटी मुस्तैदी से एक्शन में दिखाई दे रही है। वो तारीख थी 31 जुलाई। नूह जल रहा था, गोलियां चल रही थी, आगजनी हो रही थी। नूह में शांति कायम रखने की पहली अपील करने वाले गायब थे। ब्रजमंडल यात्रा पर गोलियां चल रही थी, पत्थर बरसाए जा रहे थे, गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी और ये सब हो रहा था साजिश के तहत। साजिश करने वाले भी कोई और नहीं थे, कहीं बाहर से नूह नहीं आए थे, बल्कि नूह के ही विधायक थे। नूह दंगों में साजिश रचने के आरोप में कांग्रेस विधायक मामन खान को अरेस्ट किया गया और कोर्ट ने फिरोजपुर झिरका के विधायक को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। पुलिस ने इनके खिलाफ जो एलिगेशन लगाया है वो ये लगाया कि इन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया था, यानी कि लोगों को भड़काया था और पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था। तो कोर्ट ने 7 दिन का रिमांड ना दे करके 2 दिन का इनके लिए अलाउ किया है। पुलिस से बचने के लिए मामन खान ने जयपुर में शरण ली, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाए। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूह में तनाव बना हुआ है। हालांकि पुलिस एहतियात बरत रही है। नूह में धारा 144 लागू कर दी गई और 4 से ज्यादा लोगों को एक साथ खड़े होने की परमिशन नहीं है। नूह में इंटरनेट सेवा भी बंद की जा चुकी है। मुस्लिम समुदाय ने जुम्मे की नमाज भी घरों के अंदर ही अदा की। विधायक के गांव भादस और आसपास के इलाके को पुलिस ने सील कर दिया। जैसे कि हमें आशंका है कि कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए ध्यान में रखते हमने धारा 144 कल से लगा दी है और ये अभी टिल फर्दर ऑर्डर्स तक रहेगी। साथ ही साथ हमने इंटरनेट बैन करने के लिए भी ऑर्डर्स करवाए हैं और इसमें 2 दिन तक इंटरनेट बैन रहेगा, 15 और 16 तारीख तक। पुलिस ने मामन खान को 2 बार नोटिस भेजा, पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन मामन खान अपनी हनक में एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए। मामन खान को लगा था कि कांग्रेस शासित राजस्थान में बैठकर वो हरियाणा पुलिस से बच पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस का दावा है कि नूह के बड़कली चौक पर हुई हिंसा में मामन खान की भूमिका थी। दावा है कि मामन खान दंगा फैलाने वालों के संपर्क में था और 31 जुलाई को उसके फोन की लोकेशन भी दंगे वाली जगह के ही आसपास थी। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये शामिल जो तथ्य आए हैं वो उसमें ये शामिल हैं। जो पिछले दिनों आपराधिक घटनाएं हुई थी उनकी वजह से दोनों समुदायों में भी आपस में काफ़ी कुछ तनाव था, तो कुछ लोगों ने इस तनाव में ही लोगों को उकसाने का काम किया है। उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फरवरी 2023 से ही मामन खान अपने समर्थकों को उकसा रहा था, यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर भी दंगाइयों वाली भाषा ही बोल रहा था और सीधे शब्दों में दंगों के लिए उकसाता दिखा। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। मैं और बताता हूँ आपको, उसके बाद इसी टीम ने क्या गाड़ी नहीं दी मैंने, इसका क्या है, कैसे मार रहे हैं हमारे आदमियों को ये। 31 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर घात लगाकर हमला किया गया। हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट कर हमला बोला गया था। नूह हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 लोग घायल हुए। इस मामले में अब तक 140 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 49 एफआईआर हिंसा भड़काने के मामले में दर्ज हुई, जबकि 11 सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ दर्ज हुई। अफवाह फैलाने के आरोप में 5 आरोपी अरेस्ट हुए। पुलिस ने कुल 510 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है।
में जो भी ये 9 दंगे हुए थे उसमें जांच चल रही है और कानूनी प्रक्रिया है। अगर इसमें जो भी कोई आदमी लिप्त पाया जाएगा जिसने हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खराब करने का काम किया, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और कानून अपना काम कर रहा है। कोई भी चाहे हो, उसमें एमएलए है या कुछ भी? बिल्कुल है, एमएलए भी आम नागरिक है, कानून से और इस देश के संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। हरियाणा सरकार कहती रही कि हिंसा उन्हीं जगहों पर हुई जहां मामन खान ने विजिट किया था। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया था कि हिंसा से पहले 3 दिन मामन खान जहां जहां गए वहीं 31 जुलाई को हिंसा हुई। जहां जहां पर हिंसा हुई है, मामन खान 28, 29 या 30 तारीख को वहां पर गया है। इसने वहां पर वहां प्रेजेंस है, इसने देखा, वही हिंसा हुई है। अब एसआईटी मामन खान को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। मामन खान के खिलाफ सबूत जुटा रही है ताकि नूह के पीड़ितों को इंसाफ मिले। हालांकि कांग्रेस दंगों के आरोपी के समर्थन में खड़ी है और सरकार पर ही आरोप लगा रही है। सरकार की जो कार्रवाई है बिल्कुल गलत कार्रवाई है और विधायक का किसी से ऐसा लेने का इसमें कोई वो नहीं है और सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दे। 3 दिन पहले ही हरियाणा पुलिस ने हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर को अरेस्ट किया। मोनू मानेसर पर भी लोगों को भड़काने के आरोप हैं और फिलहाल मोनू से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इस लोकतांत्रिक मुल्क की 2 बड़ी पंचायतें हैं। पहली तो है लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा और दूसरा विधानसभाएं। जो देश का कानून है वो इन दोनों में कई मसलों में लागू नहीं होता है। मसलन जो क्रिमिनल केसेस जिन नेताओं पर चल रहे होते हैं और वो अगर संसद या विधानसभा के सदस्य होते हैं या चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अव्वल तो उनको सजा मिलती नहीं और अगर मिल भी जाती है तो कुछ समय के बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा बाकी संस्थाओं में नहीं होता है। अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगा दिए जाएं और आप उसमें दोषी पाए जाए, अगर आप सजा याफ्ता हैं तो उस संस्था से या तो आपको निकाल दिया जाएगा, आप दोबारा कभी उस संस्था का जो है सदस्य नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये लोकसभा और विधानसभा में नहीं हो पाता है और ये पक्षपातपूर्ण रवैया जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने अमाइकस क्यूरी से इसका जवाब मांगा और कमेटी ने ये कह दिया है कि इन सजा याफ्ता सांसदों को और एमएलएस को चुनाव लड़ने का मौका दोबारा अगर सजा मिल जाती है तो जिंदगी में नहीं मिलना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा संभव हो पाएगा? तो 2009 में 162 दागी सांसद थे, जिसमें 76 पर गंभीर आपराधिक मामले थे। 2014 में 185 दागी सांसद चुने गए, जिसमें से 112 पर गंभीर आरोप थे और बीते लोकसभा चुनाव 2019 में 233 ऐसे उम्मीदवार सांसद बने, जिसमें से 159 पर सीरियस चार्जेस हैं। ये सांसद के कुछ आंकड़े हैं। साल 2009 से 19 यानी 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो हर चुनाव में दागी सांसदों और उसमें भी सीरियस क्रिमिनल केस में फंसे सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी तरह देश के कुल 4001 विधायकों में से 1777 यानी 44% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिसमें से केरल में सबसे ज्यादा केस है। नेताओं की पावर हम सब जानते हैं। इनके पास सत्ता की हनक होती है, सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, जिससे या तो इनके खिलाफ केसेस सालों साल चलते रहते हैं और तारीख पर तारीख का सहारा लेकर ये अपनी कुर्सी पर जमे रहते हैं। अगर किसी मामले में इनको 2 साल से कम सजा होती भी है तो इनकी सांसदी या विधायकी नहीं जाती, और अगर 2 साल से ज्यादा सजा हो गई तो सजा पूरी करने के 6 साल बाद इन्हें फिर से चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है। इसीलिए सवाल उठते हैं कि नेताओं को ये विशेष सुविधा क्यों?
1951 के जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के मुताबिक अगर कोई सांसद या विधायक आपराधिक मामले जैसे दो समुदाय में घृणा बढ़ाना, हत्या, भ्रष्टाचार या रेप के मामले में दोषी साबित हो जाता है तो रिहाई के बाद से लेकर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कानून की इस खामी का फायदा उठाकर हमारे नेता कुछ समय बाद संसद और विधानसभा पहुंच जाते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में हमने पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि जो लोग सजा याफ्ता हैं इनके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। अभी सजा पूरी करने के बाद केवल 6 साल तक का प्रतिबंध है, यानी अगर 2 साल की सजा हो गई तो सजा 2 साल की पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाते, यानी टोटल 8 साल का प्रतिबंध है। हमने ये मांग किया है कि जिस तरीके से सजा होने के बाद कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता, वो क्लर्क नहीं बन सकता, कलेक्टर नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता, उसी तरीके से सजा याफ्ता के चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया, जिन्होंने अपनी 19वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि जनप्रतिनिधि कानून में बताए कुछ अपराधों में दोषी सांसदों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाए, क्योंकि उन्हें ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में सजायाफ्ता नेताओं को चुनाव लड़ने के अधिकार को समानता का उल्लंघन बताया। इस रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी ने दलील देते हुए कहा कि आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसी संवैधानिक संस्थाओं में भी सजा पाने वाले व्यक्ति को पद नहीं दिया जाता। जनप्रतिनिधि पर भी कानून हर तरह से लागू होता है, इसलिए सजा पाने वाले नेताओं को संसद या विधानसभा में बैठकर दूसरों के लिए कानून बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का उल्लंघन है। तो अभी केवल 6 साल का बैन है, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो 2 साल की सजा से कम अगर सजा होती है तो चुनाव लड़ने पे कोई प्रतिबंध ही नहीं है। अब 2 साल से या 2 साल से ज्यादा पे अगर सजा होती है तो चुनाव लड़ने पे केवल 6 साल का प्रतिबंध है, ये गलत है। जिस तरीके से पब्लिक सर्वेंट के लिए लाइफ टाइम बैन होता है कि कोई भी आदमी अगर एक बार पब्लिक सर्वेंट है और सजा याफ्ता हो गया तो आजीवन दोबारा नौकरी नहीं कर सकता, इवन 4th क्लास में भी नौकरी नहीं कर सकता, उसी तरीके से चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ एक बड़ा फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है तो उसके सभी आपराधिक मामलों की जानकारी पार्टी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों को ये भी बताना होगा कि किन कारणों से आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा यही जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट और स्थानीय अखबार में भी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियां इसकी जानकारी तो देती हैं, लेकिन उस दागी नेता से बेहतर उम्मीदवार न होने और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर रास्ता निकाल लेती हैं। ऐसे में एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट साफ सुथरी राजनीति का रास्ता साफ कर सकती है। और आज कश्मीर में शहीद हुए एक और जवान का शरीर तिरंगे में लिपटकर उसके घर पहुंचा और ये तस्वीरें पूरे वतन ने देखी। कलेजा मुंह को आ गया, आंखें नम हो गई। मेजर आशीष किराए के मकान में रहते थे। अभी अक्टूबर में वो अपने नए मकान में शिफ्ट होने वाले थे। डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट अपने पीछे अपनी पत्नी और 29 दिन का बच्चा छोड़ गए।